नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल सनी एजुकेशन पे। आज का वीडियो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में कक्षा 8 की विज्ञान विषय की राजस्थान बोर्ड की बुक और NCERT बुक के जो 11 से लेके 14 तक के जो लेसन है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे पास जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसका 11 नंबर लेसन विद्युत धारा के प्रभाव, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको करेंगे। इससे पहले कक्षा 8 की जो राजस्थान बोर्ड की बुक और NCERT की जो बुक है उसके 2 वीडियो आ चुके हैं। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखें। तो आज का हमारे पास 73 नंबर प्रश्न है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है। तो विद्युत जो घंटी होती है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति होती है। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 74 नंबर प्रश्न है, कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। कबाड़ है तो उसमें से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है आसूत जल। आसूत जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता क्योंकि आसूत जो जल होता है उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि या लवण नहीं होता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। उसके बाद में हमारे पास 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्युत घंटी का अवयव नहीं है। तो विद्युत घंटी का अवयव कौन सा नहीं है। हमारे पास जो 4 नंबर ऑप्शन है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई विद्युत घंटी का अवयव नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास विशेष तथ्य 1 नंबर पॉइंट हमारे पास, सेल के धन टर्मिनल से जुड़ी प्लेट को क्या कहते हैं, एनोड कहा जाता है। जो सेल का धन सिरा होता है उसको एनोड कहा जाता है और जो ऋण सिरा होता है, ऋण टर्मिनल होता है, उसको कैथोड कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर पॉइंट है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है उसकी खोज किसने की थी, आर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। 3 नंबर पॉइंट है हमारे पास, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कोई चालक तार है, चालक का अर्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या होता है, तो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको चालक तार बोलते हैं। तो चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक तार चुंबक की तरह क्या करती है, व्यवहार करना शुरू कर देती है। किसकी वजह से, विद्युत की वजह से। इसलिए उस प्रभाव को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। उसके बाद में पूछ लेते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्तियां हैं। कौन कौन सी युक्ति होती है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। विद्युत घंटी, विद्युत क्रेन, टेलीफोन और टेलीग्राफ। ये जो 4 युक्तियां हैं वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्तियां हैं। उसके बाद में हमारे पास 77 नंबर प्रश्न है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी कारण है। भाई किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह होने के लिए क्या चीज उत्तरदायी है। तो विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, विभव में अंतर के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 78 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तथा जब विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तब उस वस्तु का विभव क्या होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए उनमें से बताना है कि जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव क्या होता है, धनात्मक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद में जब विद्युत धारा पृथ्वी से वस्तु की ओर प्रवाहित होती है तब उस वस्तु का विभव कैसा हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा।
उसके बाद में हमारे पास परिपथ में कौन विद्युत धारा के बदलाव को रोकता है। तो परिपथ में विद्युत धारा के बदलाव को कौन रोकता है, कौन सा उपकरण रोकता है। हमारे पास जो 3 नंबर ऑप्शन है, रेजिस्टर उपकरण होता है, वो विद्युत धारा के बदलाव को रोकता है। उसके बाद में हमारे पास 80 नंबर प्रश्न है, भारी जल का अणुभार है। जो भारी जल होता है उसका अणुभार क्या होता है। जो 2 नंबर ऑप्शन है हमारे पास 20, उसका अणुभार कितना होता है 20, D2O। इसका सूत्र क्या होता है D2O। ये जो D है वो है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। हाइड्रोजन का समस्थानिक इसका इस प्रकार होता है, इसके अंदर 1 में एक ही प्रोटॉन होता है और इसमें एक ही न्यूट्रॉन होता है। तो इसका जो द्रव्यमान संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या किसको कहा जाता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया 2, इसका द्रव्यमान कितना हो गया 2। अब इसके कितने अणु भाग ले रहे हैं, भारी जल में 2, तो 2 प्लस में 2, 2 प्लस में 2, तो कुल इसका द्रव्यमान कितना हो गया 4। ऑक्सीजन कितने नंबर पे होती है 8, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 ही प्रोटॉन होते हैं और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो 8 प्लस में 8 मतलब प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, इनकी संख्या, इन दोनों की संख्या का योग क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो 8 प्लस में 8 16, अब 16 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो जो भारी जल होता है उसका अणुभार कितना होता है 20 होता है। उसके बाद में 81 नंबर प्रश्न है, विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। तो किस लिए आवश्यक होता है, हमारे पास जो पहला ऑप्शन है कंडक्टनेस को रेजिस्टेंस में परिवर्तन करने हेतु विद्युत वाहक बल आवश्यक होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 82 नंबर प्रश्न है, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारे पास जो ऑप्शन है 1 नंबर विभव कहलाता है। इकाई आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 83 नंबर प्रश्न है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 84 नंबर प्रश्न है, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी आधी हो तो उनके मध्य लगा बल होता है। यदि 2 आवेश हैं उनके बीच की दूरी आधी हो जाए तो बल कितना हो जाएगा, आवेश कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 85 नंबर हमारे पास प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की गणना के लिए सबसे छोटी इकाई है। तो ऊर्जा की गणना के लिए सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है या कौन सी है, जो हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन है जूल। तो विद्युत ऊर्जा की गणना के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, जूल होती है। उसके बाद में किसी तत्व के पदार्थ में या किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहलाता है। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है, हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है विद्युत धारा। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाती है। उसके बाद में हमारे पास NCERT बुक का जो 11 नंबर लेसन है बल तथा दाब, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। 87 नंबर हमारे पास प्रश्न, निम्न में से बल का कार्य है। तो बल का कार्य कौन सा है देखते हैं अपने पास। बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, बिल्कुल सही है। जो बल होता है वो किसी भी वस्तु को, यहाँ पे इस वस्तु पे लगा तो यह वस्तु क्या हो जाएगी, विराम से गतिमान हो जाएगी। बल होता है किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना ही बल कहलाता है। जब किसी वस्तु को खींचा जाता है या धक्का दिया जाता है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। कैसा परिवर्तन, यदि वो विराम में है तो वह क्या हो जाएगी, गतिमान अवस्था में हो जाएगी। और यदि कोई वस्तु गतिमान है या गतिशील है तो बल लगने पर वो क्या हो जाएगी,
या तो उसकी गति बढ़ जाएगी या गति से विराम की अवस्था में आ जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, बल किसी गतिशील वस्तु की चाल परिवर्तित कर सकता है। बिल्कुल सही है कि बल लगने पर किसी वस्तु की चाल बढ़ सकती या कम हो सकती है। जैसे साइकिल है, साइकिल को यदि हम पीछे से धक्का दें तो साइकिल की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और यदि साइकिल को हम खींचें, वापिस खींचें, तो साइकिल की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन है, बल किसी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल सही है। जैसे गेंदबाज होता है, गेंद फेंकता है और बल्ले से उस गेंद की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। तो ये 3 कार्य बिल्कुल सही है। बल्कि उसके बाद 4 नंबर, बल उपयुक्त सभी कार्य करने में सक्षम है। तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 88 नंबर प्रश्न है, पेशीय बल है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पेशीय बल कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन संपर्क बल, असंपर्क बल, घर्षण बल या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन है संपर्क बल। संपर्क बल को ही पेशीय बल कहा जाता है, क्योंकि पेशियां जब किसी वस्तु के संपर्क में आती है तभी हम कोई वस्तु को उठा सकते हैं या बल लगा सकते हैं। तो पेशीय बल संपर्क बल का उदाहरण है। उसके बाद में हमारे पास निम्न में से असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे पास ऑप्शन चुंबक का लोहे पर बल, स्थिर वैद्युत बल, पेशीय बल या गुरुत्वीय बल। तो असंपर्क बल का उदाहरण कौन सा नहीं है? अभी हमने पढ़ा कि जो पेशीय बल है वो क्या है, संपर्क बल का उदाहरण है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 90 नंबर क्वेश्चन है, दाब का सूत्र है। जो दाब होता है उसका सूत्र क्या होता है? हमारे पास ऑप्शन दाब बराबर में बल बटा में क्षेत्रफल, 2 नंबर ऑप्शन दाब बराबर में क्षेत्रफल बटा में बल, 3 नंबर ऑप्शन दाब बराबर में बल इंटू क्षेत्रफल, 4 नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन है दाब बराबर में बल बटा में क्षेत्रफल, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान बोर्ड की बुक का जो 12 नंबर लेसन है कृत्रिम उपग्रह, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास 91 नंबर प्रश्न है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक वेग से ऊपर की ओर प्रेषित की जाती है तो वह वस्तु हमारे पास ऑप्शन पुण्य पृथ्वी पर आएगी, 2 नंबर ऑप्शन पृथ्वी के कक्ष में चक्कर लगाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी या इनमें से कोई नहीं। यदि कोई भी वस्तु है, यदि उसकी चाल 11.2 किमी प्रति सेकंड के वेग से अधिक है तो वह वस्तु क्या होगी, पृथ्वी के पलायन वेग को यानी जो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल होता है उससे बाहर चली जाएगी। तो वह वस्तु क्या हो जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी। उसके बाद में 92 नंबर प्रश्न है हमारे पास, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है। तो प्राकृतिक उपग्रह तो सबको पता है चंद्रमा है। प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। उसके बाद में कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, जो 2 नंबर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत द्वारा भेजा गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। उसके बाद में हमारे पास 93 नंबर प्रश्न है, संचार के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपग्रह कहलाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि संचार के लिए प्रयोग में लिए जाने वाला उपग्रह क्या कहलाता है? जो 3 नंबर ऑप्शन है भू स्थिर उपग्रह कहलाता है। तो अब हम देखते हैं विशेष तथ्य के अंदर हमारे पास 1 नंबर पॉइंट जो है पलायन वेग। पलायन वेग किसे कहा जाता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करने वाला वेग क्या कहलाता है? पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी के लिए किसी वस्तु का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि कोई वस्तु 11.2 किमी प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगी और वह लौट कर पृथ्वी पर नहीं आएगी।
उसके बाद में 3 नंबर पॉइंट है हमारे पास, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मानव निर्मित उपग्रह के 2 प्रकार होते हैं। जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं उसके 2 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? पहला है भू स्थिर उपग्रह। तो भू स्थिर उपग्रह कौन से होते हैं? वे उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं, पृथ्वी पर किसी निश्चित स्थान से देखने पर स्थिर दिखाई देते हैं। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, उनको भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। भू स्थिर का अर्थ होता है भूमि से देखने पर ये क्या एक स्थान पर, निश्चित स्थान पर स्थिर ही दिखाई देते हैं। और उनकी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर इनकी ऊंचाई होती है। उसके बाद में इनका जो परिक्रमण काल होता है वो पृथ्वी के घूर्णन काल यानी 24 घंटे के बराबर ही होता है। यह पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी की भांति, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो भू स्थिर उपग्रह भी इसी के भांति चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। उसके बाद इनका उपयोग किस काम में, उपयोग किन में होता है? इनका उपयोग सैटेलाइट टेलीफोन, सैटेलाइट टेलीविजन, सैटेलाइट रेडियो में किया जाता है। तो टेलीफोन, जो टेलीविजन और रेडियो है, इनके अंदर भू स्थिर उपग्रह का उपयोग किया जाता है। इन्हें संचार उपग्रह भी कहा जाता है। तो ये था भू स्थिर उपग्रह। उसके बाद में दूसरा उपग्रह हमारे पास ध्रुवीय उपग्रह, जो पृथ्वी पर ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमण करते हैं। पृथ्वी की सतह से इनकी दूरी कितनी होती है? लगभग 800 किलोमीटर लगभग होती है। इनका उपयोग कहाँ होता है? बादलों के चित्र लेने में, वायुमंडल संबंधी जानकारी, ओजोन परत में छेद के बारे में जानकारी ध्रुवीय उपग्रह द्वारा ही पता चल सकता है। तो ये थे भू स्थिर उपग्रह और ध्रुवीय उपग्रह। उसके बाद में 4 नंबर हमारे पास ऑप्शन है, पॉइंट है कल्पना चावला, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला थी, जिसकी मृत्यु स्पेस शटल कोलंबिया के पृथ्वी पर लौटते समय 1 फरवरी 2003 को हुई थी। उसके बाद में 5 नंबर पॉइंट है, भारत द्वारा प्रथम कृत्रिम उपग्रह 1975 में भेजा गया था। तो भारत द्वारा प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था, उसको 1975 में भेजा गया था। उसके बाद में 6 नंबर पॉइंट है हमारे पास, भास्कर फर्स्ट भारत का प्रथम प्रायोगिक दूर संवेदी उपग्रह है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछ लेते हैं कि भास्कर फर्स्ट कौन सा उपग्रह? तो कौन सा उपग्रह? भारत का प्रथम प्रायोगिक दूर संवेदी उपग्रह है। उसके बाद में 7 नंबर पॉइंट है हमारे पास, कल्पना फर्स्ट। कल्पना फर्स्ट जो उपग्रह वो किससे संबंधित है? प्रथम उपग्रह है। किससे संबंधित? मौसम विज्ञान से संबंधित है कल्पना फर्स्ट। उसके बाद में 8 नंबर पॉइंट हमारे पास, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को जाता है। तो भारत के अंदर अंतरिक्ष कार्यक्रम को प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष जो संस्थान है उसकी स्थापना की थी। इसका केंद्र कहाँ था? श्री हरिकोटा, चेन्नई, आंध्र प्रदेश में था। 10 नंबर पॉइंट हमारे पास, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है, जो भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे। उसके बाद में हमारे पास NCERT बुक का जो 12 नंबर लेसन है, घर्षण बल, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। 94 नंबर हमारे पास प्रश्न है, स्नेहक द्वारा घर्षण का मान होता है, क्या होता है? ऑप्शन है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अप्रभावित रहता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्नेहक का उपयोग करने से या प्रयोग करने से घर्षण बल का मान है घट जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 95 नंबर प्रश्न है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं। जो तरल होते हैं, तरल पदार्थ, उनके बीच में जो घर्षण बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? उनको, जो 4 नंबर पॉइंट है हमारे ऑप्शन है कर्षण। तो तरलों के बीच जो घर्षण बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? कर्षण कहा जाता है। घर्षण बल क्या होता है?
किसी वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। कोई भी वस्तु है गति कर रही है, जैसे हम चलते हैं तो हमारे चलने और पृथ्वी की सतह पर हमारी जो जूते होते हैं, जूते की नीचे वाली सतह और पृथ्वी की सतह के बीच एक बल लगता है। उस बल को क्या बोलते हैं? घर्षण बल कहा जाता है। तो वस्तु की विपरीत दिशा में, जिस दिशा में वस्तु जा रही है उसके विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसको घर्षण बल कहा जाता है। अब हमारे पास जो राजस्थान बोर्ड की बुक का 13 नंबर लेसन है सूचना प्रौद्योगिकी, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी होती है वो क्या चीज होती है। तो अभियांत्रिकी की वह शाखा जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करते हुए सूचनाओं को दूर संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है एवं भेजा जाता है, उसे सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कि अभियांत्रिकी वह शाखा जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करते हुए सूचनाओं को दूर संचार के माध्यमों द्वारा प्राप्त किया जाता है और भेजा जाता है, उसे सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। हमारे पास 96 नंबर प्रश्न, भारत में रेडियो प्रसारण किस सन में प्रारंभ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में रेडियो प्रसारण किस सन में प्रारंभ हुआ था। तो हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है, सन 1927 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में हमारे पास 93 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में सर्वप्रथम टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हमारे देश में सर्वप्रथम टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना मुंबई में हुई थी। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में विशेष तथ्य के अंदर पढ़ लेते हैं। 1 नंबर पॉइंट, टेलीफोन का आविष्कार। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। 2 नंबर पॉइंट हमारे पास, टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था। तो ये थे 2 पॉइंट महत्वपूर्ण। उसके बाद में NCERT बुक का जो 13 नंबर लेसन है ध्वनि, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है हमारे पास, माध्य की स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कहते हैं। माध्य की स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास पहला, आवर्ती, आयाम, कंपन या किरण। तो माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 99 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मानव में ध्वनि उत्पन्न कहां से होती है? कंठ से होती है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 100 नंबर प्रश्न है हमारे पास, पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग होती है। जो पुरुषों के वाक तंतु होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 20 mm होती है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 101 नंबर प्रश्न, निम्न में से जिसमें यहाँ पे है जिसमें ध्वनि का संचरण नहीं होता है। तो किस में ध्वनि का संचरण नहीं होता? हमारे पास ऑप्शन गैस में, द्रव में, ठोस में या निर्वात में। तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 102 नंबर प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो हमारे पास जो 3 नंबर ऑप्शन है, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। उसके बाद में सबसे कम किस में होती है? गैस में होती है। और उसके बाद किस में होती है? बिल्कुल ही नहीं होती है, वो है निर्वात में। तो सबसे अधिक चाल ठोस में, उसके बाद में द्रव में, उससे कम सबसे कम होती है गैस में, और निर्वात में ध्वनि की चाल बिल्कुल भी नहीं होती। तो सबसे अधिक ठोस में और सबसे कम गैस में, और निर्वात में ध्वनि की चाल बिल्कुल नहीं होती है। उसके बाद में हमारे पास 103 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है?
जो 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य जो होती है वो ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। उसके बाद में हमारे पास 104 नंबर, वायु में ध्वनि का वेग। वायु में ध्वनि का वेग कैसा होता है? तापमान बढ़ने से घटता है। बिल्कुल गलत है। तापमान पर निर्भर नहीं करता, ध्वनि का वेग तापमान पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। तापमान घटने से बढ़ता है, बिल्कुल गलत है ये भी। तापमान घटने से घटता है, ये बिल्कुल सही है। तो वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से घटता है, ये सही हो जाएगा। और तापमान बढ़ने से बढ़ता है। उसके बाद में हमारे पास 105 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज की क्या होती है? हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन है, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? क्योंकि स्त्रियों की आवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 106 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ध्वनि जो तरंगे होती हैं वो प्रतिध्वनि क्यों या किसके कारण, किस गुण के कारण उत्पन्न करती है? तो ध्वनि तरंगे परावर्तन के गुण के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। 107 नंबर प्रश्न है हमारे पास, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो हमारे पास ऑप्शन है तीव्रता, तारतव, गुणता या आयाम। तो इसके अंदर हमारे पास 2 नंबर जो ऑप्शन है तारतव। तारतव के कम या ज्यादा होने से ध्वनि मोटी व पतली होती है। उसके बाद में 108 नंबर प्रश्न हमारे पास, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है? तो रेडियो किस सिद्धांत पर काम करता है? हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन है अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है। तो हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है। किस कारण संभव है? अनुनाद के कारण संभव है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 109 नंबर हमारे पास प्रश्न, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? हमारे पास ऑप्शन डोपलर प्रभाव, 2 नंबर ऑप्शन रमन प्रभाव, 3 नंबर रेडियो तरंगों का परावर्तन, 4 नंबर रेडियो तरंगों का अपवर्तन। तो रडार की कार्य प्रणाली रेडियो तरंगों के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 110 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कीड़ों तथा हानिकारक तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कीड़ों तथा हानिकारक तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? कीड़े व हानिकारक जो तत्व है उनको घर से दूर भगाने के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक तरंगे। जो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं उनका उपयोग घर से हानिकारक तत्वों और कीड़ों मकोड़ों को भगाने के लिए किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 111 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? तो लगभग कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है 56 फीट। तो किसी व्यक्ति को प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी होनी चाहिए? 56 फीट होनी चाहिए। तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 112 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो इसका जो 3 नंबर ऑप्शन है अवरक्त तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है।
उसके बाद में 113 नंबर प्रश्न, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चिल्लाता है तो अपनी हथेलियों को मुंह के पास रखता है, किस कारण रखता है? इसका हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होगी, तो 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास राजस्थान बोर्ड की बुक का जो लेसन 14 नंबर है, प्रकाश का अपवर्तन, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न 14 नंबर प्रश्न हमारे पास 114 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अपवर्तन से संबंधित नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन, पानी से भरे पात्र का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। 2 नंबर ऑप्शन है, सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना। 3 नंबर, दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। और 4 नंबर, तारों का टिमटिमाना। तो जो 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, ये जो घटना है वो अपवर्तन के कारण होती है। जो 3 नंबर है, दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, ये परावर्तन की घटना का उदाहरण है। तो हम जो भी चीजों को देख पाते हैं, हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो परावर्तन की घटना के कारण बनता है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का आंसर 3 नंबर हो जाएगा। तो अपवर्तन के बारे में हम विस्तार से कक्षा 10 की बुक में करेंगे। उसके बाद में हमारे पास 115 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव नेत्र का नहीं है? तो मानव नेत्र का कौन सा भाग नहीं है? रेटिना, कॉर्निया, पुतली या मध्यपटल। तो इसके अंदर यहाँ पे ये जो भाग दे रखे हैं, रेटिना, कॉर्निया, पुतली और मध्यपटल, ये सारे के सारे भाग जो दे रखे हैं वो मानव नेत्र के है। तो मानव नेत्र के सभी ये भाग है। उसके बाद में हमारे पास NCERT बुक का जो 14 नंबर लेसन है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास 116 नंबर प्रश्न, निम्न में से विद्युत का कुचालक है। तो निम्न में से विद्युत का कुचालक हमारे पास जो ऑप्शन है 2 नंबर, आसूत जल। आसूत जल विद्युत ऊर्जा का कुचालक होता है। आसूत जल क्या होता है? इसमें किसी प्रकार के लवण, अशुद्धियां नहीं होती है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। उसके बाद में 117 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होती है। तो जल में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे इकट्ठी होती है? हमारे पास जो ऑप्शन है, धन सिरे पर, ऋण सिरे पर, न कैथोड पर, न एनोड पर, या दोनों पर। तो जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ऋण सिरे पर इकट्ठी होती है। उसके बाद में हमारे पास 118 नंबर प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन पर धन टर्मिनल पर एकत्रित होने वाली गैस है। तो ऋण टर्मिनल पर हाइड्रोजन इकट्ठी होगी, तो 2 गैस होती है जल में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो धन टर्मिनल पर कौन सी गैस इकट्ठी होगी? ऑक्सीजन इकट्ठी होगी। उसके बाद में 119 नंबर प्रश्न है हमारे पास, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारे पास ऑप्शन, ऊष्मीय सिद्धांत पर, चुंबकीय सिद्धांत पर, या रासायनिक सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 120 नंबर प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? हमारे पास जो 3 नंबर ऑप्शन दिया है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो ये था आज का वीडियो और आज के वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ।